हेलो गाइस, चलिए आज का हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं अपना रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर। तो हमने पिछली क्लास तक हमने देख लिया था कि डीम्ड रेजिडेंस के केस में हम कंसिडर करेंगे कि नहीं कंसिडर करेंगे। आगे देखते हैं एचयूएफ के केस में, क्या हम इसे एचयूएफ के केस में हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो an HOF would be residence in India if control and management of its affair is situated wholly or partially in India। किसी भी HOF को हम इंडिया का रेजिडेंस कब मानेंगे, जब उसका मैनेजमेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से या फिर पार्शली अगर इंडिया में सिचुएटेड है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो इंडिया का रेजिडेंस है। ठीक है, if control and management of affairs is situated wholly outside India, it will be considered to be non residence। मतलब क्या है कि अगर देखो इंडिया में अगर थोड़ा बहुत भी है तब तो हम रेजिडेंस कंसिडर करेंगे, कंट्रोल और मैनेजमेंट थोड़ा बहुत भी है तब तो कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर कम्प्लीटली आउटसाइड इंडिया है तो फिर हम ऐसे केस में उसे नॉन रेजिडेंस कंसिडर करेंगे। ठीक है, एचओएफ को नॉन रेजिडेंस कंसिडर करेंगे। Since control and management of HOF is in hand of कर्ता, hence place of stay of कर्ता shall be taken into consideration। अब देखो हिंदू HOF में क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, मतलब डिवीजन नहीं हुआ है फैमिली का। तो ऐसे केस में हम किस पर्सन को कंसिडर करेंगे, जो पूरी फैमिली का करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये देखो ये रहा, मतलब रेजिडेंस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज ऑर्डिनरली रेजिडेंस। अच्छा, ये तो दूसरी चीज है। मतलब आप लोगों को पता है ना कि एचओएफ क्या होता है, कि कौन होता है एचओएफ, किसे कहते हैं हम एचओएफ। मतलब एक तो डिवीजन नहीं हुआ है, सेकेंड थिंग जो मेन मेंबर है, जो करता है पूरी फैमिली का, उसे वो पर्सन जो है वो जहाँ पर स्टे कर रहा है, अगर वो इंडिया में उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरह से इंडिया में, तो उसे को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पर पूरी फैमिली को कंसिडर नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो जो मेन मेंबर है फैमिली का एचओएफ का, उसे हम कंसिडर करेंगे और वो जहाँ पर सिचुएटेड होगा उसी के हिसाब से हम रेजिडेंशियल स्टेटस उसका देखेंगे। ठीक है, इफ कर्ता इज आउट ऑफ इंडिया थ्रू आउट द ईयर, अगर कर्ता जो है वो पूरे साल इंडिया के बाहर है तो एचओएफ जो है वो नॉन रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। बट इफ कर्ता हैज कम टू इंडिया फॉर फ्यू डेज, ठीक है, अगर कर्ता जो है फैमिली का एचओएफ का जो मेन कर्ता है वो अगर कुछ दिनों के लिए भी इंडिया आता है तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, इंडिया का रेजिडेंस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस की बात करें अगर हम एचओएफ के केस में तो कैसे होगा। ठीक है, if the karta is in India during 7 previous year preceding the relevant previous year for period of 729 days or less, ठीक है, अगर जो करता है एचओएफ का वो अगर पिछले 7 साल में 729 दिन या उससे कम रहा है तो, और पिछले 9 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर पूरे 9 ईयर तक नॉन रेजिडेंस रहा है, तो ऐसे केस में उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंस। ठीक है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंस कंसिडर करेंगे। ठीक है, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो फिर हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, फिर हम उसे आरओआर कंसिडर करेंगे। ठीक है, वी विल कंसिडर हिम आरओआर। अब इसके बाद फर्म एंड एसोसिएशन की बात करें तो फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करें तो कब रेजिडेंस कहलाएगा, अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या है, इंडिया में है, पार्शली या होली। ठीक है, अगर पूरी तरह से आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आरओआर और एनओआर का कोई भी चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या कहा, फर्म और एसोसिएशन के केस में क्या कहा, अगर पार्शली या होली इंडिया में सिचुएटेड है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो वो इंडिया का रेजिडेंस कहलाएगा। अगर पूरी तरह से आउटसाइड इंडिया है सिचुएटेड है तो वो फिर नॉन रेजिडेंस, और आरओआर एनओआर का कोई केस यहाँ पे होगा ही नहीं। कंपनीज के केस में भी ऐसे ही है,
अगर कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के आउटसाइड है या और बिजनेस इज आउटसाइड इंडिया, तो भी वो हमेशा इंडियन कंपनी जो है वो हमेशा फिर रेजिडेंसी कंसिडर की जाएगी। ठीक है, इंडियन कंपनी जो है, जो इंडिया की कंपनी इंडियन कंपनी है, उसका बिजनेस वगैरह भले ही पूरी तरह से आउटसाइड इंडिया है, तब भी वो इंडिया का रेजिडेंस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फॉरेन कंपनी के केस में क्या है, अगर फॉरेन कंपनी का जो इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, वो अगर पूरे किसी भी टाइम पे, पूरे ईयर में किसी भी टाइम पे अगर इंडिया में है, तो वो इंडिया का रेजिडेंस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मीन अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस आर मेड फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एंटिटी। ठीक है, जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है कंपनी के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, उस प्लेस को हम क्या कंसिडर करेंगे, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, लोकल एंड अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में, इनके केस में क्या है, कब रेजिडेंस कंसिडर किया जाएगा, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्शली या होली सिचुएटेड इन इंडिया है तो हम इंडिया का रेजिडेंस कंसिडर करेंगे। अदरवाइज अगर पूरी तरह से आउटसाइड इंडिया है उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो नॉन रेजिडेंस सिंपली। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एज पर सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम और टैक्स इंसिडेंस इन वेरियस स्टेटस शैल बी गिवन बिलो। मतलब क्या है, कुछ इनकम, अब देखो ऊपर तो हमने पर्सन को देखा कि पर्सन कहाँ पे रह रहा है, कहाँ पे नहीं रह रहा है, इस हिसाब से हमने देखा कि हम उसे रेजिडेंस मानेंगे कि नहीं। ठीक है, कितने दिन रहा, कितने दिन नहीं रहा, इस अकॉर्डिंग। लेकिन अब हम जो देखने जा रहे हैं वो ये है कि इनकम कहाँ पर अर्न हुई, कैसे अर्न हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ROR के केस में एक चीज़ हमेशा याद कर लो कि इनकम कहीं पर भी हो, अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी HOF और कंपनी वगैरह के केस में हमने तो देखा ROR और NOR का कोई सीन नहीं है। इंडिविजुअल और HOF के केस में हमने देखा था ये। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी पर्सन ROR का जो रेजिडेंस फॉल कर रहा है ROR में, उसका कहीं का भी इनकम होगा वो सब इंडिया में टैक्सेबल होगा। ठीक है, वो कहीं का भी, अगर कोई भी रेजिडेंस ऑर्डिनरली रेजिडेंस है तो उसका इनकम कहीं का भी हो वो क्या होगा, इंडिया में टैक्सेबल होगा। जैसे अगर इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया हुआ है तब भी टैक्सेबल, इनकम रिसीव्ड या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हुआ है, चाहे वो अब्रॉड में एक्रू और राइज हुआ तब भी, या फिर इनकम एक्रू और राइज अब्रॉड एंड रिसीव्ड अब्रॉड। ठीक है, सिर्फ एक्रू भी आउटसाइड इंडिया हुआ और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुआ, तो ऐसे केस में भी हम इंडिया में उसे टैक्सेबल करेंगे। यानी इन सिंपल टर्म ROR हैज़ टू पे टैक्स ऑन हिज वर्ल्ड इनकम। ठीक है, इनकम कहीं पे भी अर्न हो, कहीं पे भी अराइज हो, सब सारी चीज़ों पर उसे इंडिया में टैक्स पे करना है। ठीक है, ये सिर्फ ROR के केस में। अब मीनिंग ऑफ इनकम रिसीव इन इंडिया, इनकम शैल बी कंसिडर्ड टू बी रिसीव इन इंडिया इफ इट हैज़ बीन रिसीव डायरेक्टली इन इंडिया फ्रॉम इट्स सोर्स। अगर डायरेक्टली इंडिया में रिसीव हुआ है तो उस इनकम को हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो इनकम रिसीव इन इंडिया हुआ है। इफ इनकम हैज़ बीन रिसीव आउटसाइड इंडिया, देखो इनकम आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ लेकिन बाद में इंडिया में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो उस इनकम को हम इनकम रिसीव इन इंडिया कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर वंस एन अमाउंट इज रिसीव्ड एज इनकम, रेमिटेंस और ट्रांसमिशन ऑफ दैट अमाउंट फ्रॉम वन प्लेस और अनदर प्लेस डज नॉट कंस्टिट्यूट receipt of income in hand of subsequent recipient or at the place of subsequent receipt। ठीक है, तो मतलब क्या कह रहा है कि देखो इनकम अगर आपको आउटसाइड इंडिया रिसीव हो गया तो उसके बाद वो ट्रांसमिशन हो रहा है उसका, तो इन सारी चीज़ों का फिर कोई वैसे बेसिकली मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं NOR की। रेजिडेंस है लेकिन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंस है, तो ऐसे केस में अगर इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया हुई है तभी टैक्सेबल होगा। ठीक है, या फिर इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया हुआ है पर एक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया हुआ है तो भी कंसिडर करेंगे। या फिर इनकम जो है एक्रू और राइज अब्रॉड हुआ है, रिसीव्ड भी अब्रॉड हुआ है बट फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इन इंडिया और फ्रॉम प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया। ठीक है, देखो क्या है, NOR के केस में इनकम जो है वो एक्रू और राइज भी आउटसाइड इंडिया हुआ है लेकिन रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुआ है,
लेकिन इनका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कहाँ पर है, इंडिया में। तो इसलिए ऐसे केस में इनकी इनकम को हम क्या करेंगे, इंडिया में टैक्सेबल करेंगे। ठीक है। इसके बाद नॉन रेजिडेंस की बात करें तो नॉन रेजिडेंस के केस में सिर्फ 2 चीज़ देखेंगे। अगर इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया हुआ है तभी कंसिडर करेंगे, और इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया हुआ है, चाहे वो एक्रू और अराइज अब्रॉड हुआ है। ठीक है, मतलब डीम्ड वाला और ये दोनों तो सबके केस में कंसिडर करेंगे। ROR के केस में सारी वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल होगी। NOR के केस में हमने देखा कि अगर इनकम जो है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था इसमें, अगर इनकम एक्रू अराइज अब्रॉड हुआ है और रिसीव भी अब्रॉड हुआ है लेकिन बिजनेस जो है इंडिया में, तो ऐसे केस में इंडिया में वो टैक्सेबल होगा। ठीक है। अब कौन सी इनकम को हम एक्रू और अराइज इन इंडिया मानेंगे। ठीक है, कौन सी इनकम को हम एक्रू और अराइज इन इंडिया मानेंगे। इफ एनी इनकम हैज़ इट्स सोर्स इन इंडिया, अगर किसी भी इनकम का सोर्स जो है वो इंडिया में है तो ऐसे इनकम को हम एक्रू और अराइज इन इंडिया मानेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। ऐसे इनकम को हम क्या करेंगे, इंडिया का इनकम कंसिडर करेंगे। ठीक है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, हाउस, प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल एसेट और एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम इज इन इंडिया, बट इफ सोर्स इज पार्शली इन इंडिया एंड पार्शली आउटसाइड इंडिया, तो इनकम सिर्फ उतने को कंसिडर करेंगे जितना सोर्स इंडिया में। ठीक है, बाकी जो सोर्स आउटसाइड इंडिया है उसकी इनकम को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, सो आप लोग ये नोट्स पूरे कम्प्लीटली पढ़ लीजिए। बहुत आसान चैप्टर है, सारी चीज़ें हमने आराम से अच्छे से देख ली। ठीक है, और हम इस पर क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे तो आप लोगों को और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर। सो थैंक यू।